घर में भूत। नूर को घर इतनी बुरी तरह याद आ रहा था कि उससे खाना खाना भी मुश्किल हो रहा था। अपने दोस्त अजीज के साथ फोन पर बात करने के बाद उसने अपने घर को अपने बहुत करीब महसूस किया। उसे यूं लगा जैसे पहाड़ों पर सब कुछ जूं का तू है। वो फौरन वहां पहुंच जाना चाहता था। अजीज ने उसे बता दिया था कि मिट्ठू उसके बगैर बहुत उदास है। नूर ने फोन पर सुन लिया था कि अजीज का बाप उसे नूर को ये सब कुछ बताने पर डांट रहा था। यकीनन अजीज के बाप ने उसके कान भी खींचे होंगे, क्योंकि नूर को फोन की दूसरी तरफ से जरा सी चीख की आवाज भी सुनाई दी थी। नूर को अपनी पहाड़ पर गुजारी हुई जिंदगी की याद सता रही थी। उसने तसव्वुर ही तसव्वुर में देखा कि टाइगर दरवाजे पर खड़ा उसके आने का इंतजार कर रहा है। दादी अम्मा भैंस का दूध धो रही हैं और दादा अबू बाल्टी में दूध डालकर हमसायों को देने जा रहे हैं। उसके दादा को इस बात का बहुत ख्याल था कि अपने घर के लिए दूध रख कर बाकी दूध बेचा जाए ताकि पैसे कमा सकें। आमतौर पर नूर इस काम में दादा का हाथ बटाया करता था जब उसे करीबी हमसायों के घरों में दूध देने के लिए भेजा जाता था, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न होती थी। रास्ता चलते हुए वो बहुत लुत्फ अंदोज हुआ करता था। जब वो खाली बाल्टी लेकर लौटता तो कुछ बेर तोड़ लिया करता था। टाइगर के साथ चलते चलते उसे अपना आप कहीं ज्यादा बड़ा लगता था, क्योंकि टाइगर अक्सर उसकी बात माना करता था। जब नूर को इस तरह घर याद आता तो सीने के बोझ से उसकी आंखों की नींद उड़ जाती। वो सारी रात जागता रहता, करवट पर करवट बदलता रहता और बिलाखिर रोते रोते सो जाता। मुसर्रत के बस में जब तक बात रही वो उसका कुछ ना कुछ ख्याल रखती थी, लेकिन जब से दादी जी ने उस पर काम का ज्यादा से ज्यादा बोझ डाल दिया था, यूं लगता था जैसे वो नूर को भूल ही गई है। दूसरी मुश्किल ये थी कि बाबर ने एक नया दोस्त बना लिया था। ये लड़का उनके पड़ोस में आया था और उसके साथ स्कूल जाया करता था। स्कूल के बाद या तो वो लड़का बाबर के घर आ जाता था या फिर बाबर अपने दोस्त के घर चला जाया करता था, लेकिन इस दोस्ती में वो नूर को शामिल नहीं करते थे। दोपहर का वक्त था जब आंटी रुखसाना घर आईं, तो उस वक्त नूर दरवाजे की दहलीज पर मोती को साथ लिए बैठा था। उन्होंने बाबर और उसके दोस्त को गेट में से ओझल होते हुए देखा तो पुकार कर कहा, नूर को भी अपने साथ लेते जाओ, देखते नहीं वो कितना उदास लगता है, खुद गर्ज कहेंगे। लेकिन लड़कों की तरफ से नहीं के जवाब ने सारी दास्तान कह डाली। जब आंटी रुखसाना ने गौर से नूर को देखा तो जाना कि वो कितना दुबला हो गया है और कितना परेशान दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपने सौदे का थैला नीचे रखा और उसके साथ बातें करने के लिए झुक गई। नूर, आखिर बात क्या है? तुम यहाँ खुश नहीं हो क्या? बुखार महसूस हो रहा है क्या? क्या किसी चीज से दुख पहुंचा है? उनके इन तमाम सवालों के जवाब में उसने बड़ी बहादुरी से नफी में सर हिला दिया। यहाँ पर रहने के लिए उसे शुक्रगुजार होना चाहिए। वो सच बात कैसे कह सकता था? इस गुफ्तगू के बाद पुरइसरार वाकयात का सिलसिला शुरू हुआ। एक सुबह जब अभी उनकी आंख भी ना खुली थी, चौकीदार ने घंटी बजा दी। अनायत साहब देखने आए थे कि आखिर बात क्या है। उनके बाल बिखरे हुए थे और पूरी तरह आंखें भी नहीं खुल रही थीं। यार, ऐसी क्या आफत आ पड़ी है कि तुमने मेरी नींद हराम कर दी? वो शिकायत आमेज लहजे में बोले, क्या कोई नकब लग गई है? चौकीदार संजीदा था। अगर मुझे आपका ख्याल ना होता तो मैंने ये घंटी चंद घंटे पहले बजा दी होती। पहले उसने उंगली का इशारा इनायत साहब की तरफ किया और फिर गेट की तरफ। आप पुलिस अफसर होते हुए अपना गेट और दरवाजा खुला रखते हैं। घर में सबसे आखिर में आप ही दाखिल हुए थे। अनायत साहब परेशान से दिखाई दे रहे थे। वो कसम खा सकते थे कि उन्होंने दोनों दरवाजे खुद बंद किए थे। उन्होंने धीमे लहजे में जवाब दिया, ऐसा हो सकता है, और फिर कुछ गैर यकीनी अंदाज में पूछने लगे, क्या यहाँ कोई चोर था?
चौकीदार ने भूरे रंग का फौजी कोट पहन रखा था और चादर ओढ़ी हुई थी। उसने अपनी मोटी सी उंगली से गेट की तरफ इशारा किया। वो इस कदर जज्बाती हो रहा था कि बात करते वक्त उसकी बड़ी बड़ी मूंछें ऊपर नीचे हिल रही थी। जनाब, करीबन 2 बजे मेरी नज़र खुले हुए गेट पर पड़ी और कोई बाहर निकला। बदकिस्मती से मैं दूसरी तरफ गश्त कर रहा था, इसलिए अच्छी तरह से ना देख सका। जनाब, आपकी स्ट्रीट लाइट कई दिनों से खराब है, बेहतर है आप उसे ठीक करवा लें। अनायत साहब की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थी। उन्होंने देखा कि हमसायों के बाकी चौकीदार भी उनके गिर्द जमा थे। तो फिर तुमने क्या किया? उन्होंने बेसब्री से पूछा। इसके लिए तो आपको मेरी घंटी पहले बजा देनी चाहिए थी। क्या ये सब घंटी बजाने वाली बात नहीं थी? हर तरफ से दबी आवाजें सुनाई दे रही थी कि साहब का गुस्सा ठंडा हो जाए। वो उनके मुंह पर कैसे कह सकते थे कि वो उनसे डरते थे? चौकीदार ने वजाहत करते हुए कहा, ये सब कुछ बस आनन फानन ही हो गया और वो शख्स चला गया। लेकिन सर, हम सब गेट के अंदर गए थे और सामने के दरवाजे को चेक किया तो देखा कि ताला नहीं लगा हुआ था, और फिर जब हमने गौर से सुना तो हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। फिर हमने सारी खिड़कियों को चेक किया। तुम सब चले गए? पुलिसमैन ने गुस्से से कहा। नहीं नहीं जनाब, नाराज ना हो, मैं तो सारी रात आपके घर के अहाता ही में रहा और आपके घर के गिर्द गश्त करता रहा। इसके अलावा मैं ये भी जानता था कि आपके पास मुकाबला करने के लिए गन भी है। एक दूसरा चौकीदार आगे बढ़ा और झिझकते हुए बोला, जनाब, हमारे जहन में कुछ और बात भी आई है। हम में से कुछ ने रात को उस मुलाकाती का साया भी देखा है। सर, अगर आप मेरी ऐसी बात का बुरा ना माने तो वो चीज़ किसी बदरूह का साया हो सकता है, कुछ और नहीं। अनायत साहब इंतहाई परेशान हो गए। वो अपने खौफ के इजहार को छुपाते हुए बोले, फजूल बकवास। लेकिन उन सब का जवाब तो जैसे अटल था। ये बिल्कुल सच है, इसीलिए तो हमने आपके चौकीदार को अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि 2 और चौकीदार उसके साथ थे। इनायत साहब पर गोया दहशत तारी हो गई। उसकी शक्ल और सूरत कैसी थी? क्या वो देखने में भी खौफनाक लगती थी? क्या उसने तुम्हें मारा, तुम पर गोली चलाई थी? वो निढाल होते जा रहे थे। हर तरफ से एक ही जवाब आया। वो छोटी सी थी, बहुत तेज रफ्तार और बड़े अजीब और गैर मतवाजन तरीके से चल रही थी। एक बार तो वो अपने हाथ ऊपर उठाकर ऊपर नीचे छलांगे लगा रही थी। उन सब ने अनायत साहब को कायल कर लिया कि ये सब कुछ सच है। वो फौरन ही पुलिस अफसर के जलाल में आकर गरजे, तुम सब मेरी बात गौर से सुनो। हमें अभी सच्चाई का इल्म नहीं है। मैं नहीं चाहता कि लोग बातें करें और ना मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इसके बारे में सुने। जब तक हमें यकीन से सब कुछ मालूम नहीं हो जाता, अपने मुंह बंद रखो, समझे तुम? जी हाँ, वो यकीनन समझ गए थे। लेकिन जब वो चले गए तो उस वक्त भी अनायत साहब को उनकी गर्मा गर्म बातें सुनाई देती रहीं। इस पर वो सख्त नाराज हुए। आखिर ये उनका अपना घर था जिसमें वो बड़े सुकून से रह रहे थे। आखिर ये किस लिए बेतुकी बातें कर रहे हैं? गालिबन वो उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। बहरहाल जब वो अंदर गए तो उनकी कैफियत बड़ी अजीब सी हो रही थी। अगर इर्द गिर्द कोई बदरूह होगी तो क्या होगा? उन्हें अपने आप को संभालने के लिए कुछ खाने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। उनकी बीवी रुखसाना ने जब ये खबर सुनी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भी उससे खाली खुली बातें ही समझना चाहती थीं, लेकिन परेशानी से दामन छुड़ा ना पा रही थी। वो लरसती हुई आवाज़ से कहने लगी, खुदा जाने हमसे पहले इस घर में कैसे लोग रहते थे। हो सकता है वो यहाँ काले इल्म का अमल करते हों। वो फूट फूट कर रोने लगी और फिर उन्होंने सिसकते हुए कहा, कितना अच्छा हो कि हम ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर ठंडियानी चले जाएं, लेकिन स्कूल में तो छुट्टियां नहीं हैं और इस वक्त पहाड़ों पर बहुत सर्दी है। उफ खुदाया, मेरी परेशानी की हद देखो कि मुझे अभी अभी याद आया, आज से आप नाइट ड्यूटी पर हैं। आपके बगैर तो रात को मुझे बहुत डर लगेगा। उन्होंने देखा कि उनके शोहर कुछ पुरसुकून हैं। नाश्ता करने से उनकी जान में जान आई थी। उनका मिजाज फिर से खुशगवार हो गया था।
پتہ ہے یہ سارے چوکیدار میرا احمقوں کا جتھا ہیں، وہ سب فضول بکتے ہیں۔ آئندہ ہم سامنے والے دروازے کو تالا لگائیں گے اور گیٹ کو اچھی طرح بند کر دیا کریں گے اور بس۔ میں بوٹا سے کہہ دوں گا کہ وہ اپنی چارپائی صحن میں بچھا لے۔ اسے نہ تو چوروں سے ڈر لگتا ہے نہ بدروحوں سے، وہ بڑا عقل مند آدمی ہے، بدروحوں کو نہیں مانتا۔ اب یوں ہوا کہ بوٹا بڑا سا ڈنڈا لے کر صحن کا پہرا دینے کے لیے چارپائی پر ڈٹ گیا۔ وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی گن مین دیوار کے باہر سے بوٹا کی آواز سننے کے لیے پل بھر کو رک جاتا تھا، اور پھر ایک چوکیدار سے دوسرے چوکیدار تک خبر پہنچا دی جاتی تھی کہ بوٹا بھائی ابھی تک صحیح سلامت ہیں اور زبور اور دوسرے روحانی گیت گا رہے ہیں۔ کبھی کبھی وہ بلند آواز سے دعا کرنے لگتا، جو کہ کسی ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ عادتاً کرتا تھا۔ بوٹا دیوار کے پار والے لوگوں کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھا۔ جب رات طویل تر ہونے لگی اور ہر طرف خاموشی مسلط ہو گئی تو رات کے اس ملاقاتی یا مہمان کی آمد کی توقع بڑھنے لگی۔ گن مین عنایت صاحب کے گھر کے باہر باری باری گشت کر رہے تھے۔ انہیں پورا بھروسہ تھا کہ بوٹا اس بدروح کے ساتھ نپٹ لے گا۔ بوٹا گیت گا گا کر تھک چکا تھا، رات کے 2 بج چکے تھے۔ اس نے زوردار جمائی لی۔ وہ اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ سوئے یا نہ سوئے۔ اس نے ڈنڈا زمین پر رکھ دیا اور سر ہاتھوں پر ٹکا کر آرام کرنے لگا کہ اس کو رات کی خاموشی میں ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ چارپائی پر بیٹھے ہوئے بوٹا کا رخ سامنے کے دروازے کی طرف تھا۔ اس نے سانس روک کر غور سے سننے کی کوشش کی اور پھر وہ شور دوبارہ سنائی دیا۔ چھوٹے چھوٹے ننگے پاؤں گھر کے اندر سے باہر کے دروازے کی طرف آ رہے تھے، اور پھر تالے میں چابی گھمائی گئی، دروازہ کھل گیا۔ خوش قسمتی سے آج شام انکل عنایت نے اسٹریٹ لائٹ کو ٹھیک کروا دیا تھا۔ اب اس کی روشنی میں جالی کے دروازے کے پیچھے سے کوئی چھوٹا سا سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ بوٹا انتہائی خاموشی سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس چھوٹے سائے کی طرف چل دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ بچہ نیند میں چل رہا ہے، اس لیے وہ احتیاط سے کام لے رہا تھا کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ بوٹا کا دل ہمدردی سے بھر گیا۔ بیچارہ لڑکا نور شہر کی اس گھٹن میں خود کو جکڑا ہوا محسوس کرتا ہوگا۔ گھر سے اتنی دور، گھر جانے کی شدید خواہش کے نتیجے میں وہ یوں نیند میں چلنے لگا تھا۔ بوٹا نے بڑی شفقت سے نور کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ نور کی آنکھ کھل گئی اور وہ رونے لگا۔ عین اسی وقت کچھ گن مین گیٹ کے اوپر سے جھانکتے ہوئے نظر آئے۔ بوٹا بھائی کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ لیکن بوٹا پل بھر کو بھی جواب دینے کو نہ رکا۔ اس کے لیے زیادہ اہم کام نور کو جلد از جلد جا کر بستر میں لٹانا تھا۔ تاہم یہ کام اتنا آسان نہ تھا کیونکہ نور گھبراہٹ میں روئے جا رہا تھا۔ ایسے میں رخسانہ بھی موقع پر پہنچ گئی۔ انہوں نے نور کو اپنی باہوں میں لے لیا اور کہنے لگی، بیچارہ بچہ، مجھے دیکھ لینا چاہیے تھا کہ تم اپنے گھر سے اداس ہو، تم کتنے کمزور ہو رہے ہو۔ ہم تمہیں پہاڑوں پر جلد بھیجنے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ یہ سن کر نور اور زیادہ رونے لگا، لیکن یہ آنسو خوشی اور امید کے آنسو تھے۔ سسکتے ہوئے وہ پھٹ پڑا۔ عزیز کے ابو نے کہا کہ میں ان کے پاس آ سکتا ہوں، کیا اسے واقعی جانے کی اجازت ملے گی؟ اس کا آنسوں سے بھیگا ہوا ننھا سا چہرہ نہایت پر امید دکھائی دے رہا تھا۔